बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू शॉर्ट नोट्स। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, हम सोशियोलॉजी 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के शॉर्ट लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। आज हमारा लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 5 है स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। लेसन ओवरव्यू है स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जो स्टेप्स हैं सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के वो उनके बारे में पढ़ेंगे और वो क्या है। ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड, एक्सप्लोरेशन, कंसल्टेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। Broad area of interest identified. Broad problem area refers to the entire situation where one sees a possible need for research and problem solving. The specific issues that need to be researched within this situation may not be identified at this stage. For example, the broad area of interest may be the entire field of education, or within education could be examination system, student teachers relations, the extracurriculum activities, course contents, and so on. Within the broad area of education, look at one observation about the mass failure of students in their graduation examination of different universities. Such identification may be based on one's experiences and on general observation in which one may have sensed that certain changes are occurring or certain changes need to take place for improvement of the situation. When the observed phenomena are seen to have potentially important consequences, then one could proceed to the next step. तो ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसी भी बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लाइक एजुकेशन के बारे में आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो किया है कि मुझे इसके जो भी इश्यूज़ हैं मैंने उनको देखना है कि जो बच्चे फेल होते हैं ग्रेजुएशन में तो उसकी रीज़न्स क्या हैं। या आप सिंपल ये भी एक और एग्जांपल ले सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ट्रांसपोर्ट का। हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट में जो इश्यूज़ आते हैं या एक्सीडेंट कहीं पे होते हैं तो उसकी रीज़न्स क्या होती हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये बाकी हम दूसरे स्टेप्स में देखेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कोई भी लेनी है। तो सेकंड है एक्सप्लोरेशन कंसल्टेशन। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स preliminary information gathering on the issues that has been observed in our example of student mass failure of graduate level. This could be done by having informal consultations with several people in the education departments. तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो जिस तरह इसमें ग्रेजुएशन का कहा है तो हमने दूसरे नंबर पे देखा जी ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट जो होते हैं तो उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि कितने बच्चे एक साल में यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट में से फेल हुए और आगे फिर उनकी रीज़न्स हम देखेंगे कि उनकी क्या क्या रीज़न्स हैं। इसी तरह एक्सीडेंट का हम देख सकते हैं कि एक साल में कितने के एक्सीडेंट हुए हैं और उनकी क्या क्या वजूहत हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशंस। Problem definition of problem statement, as it is often referred to, is a clear, precise, and succinct statement of
the question or issue that is to be investigated with the goal of finding an answer or solution. In our example, problem definition could pertain to finding the reasons for such as failure of students. तो इसमें हमने प्रॉब्लम देखनी है कि जो भी इशू हमें आ रहा है, हम फेस कर रहे हैं, एक एक्सीडेंट है, तो उसमें प्रॉब्लम किस वजह से है? क्या वो ओवर स्पीड है, क्या वहाँ पे जो रोड है वो ख़राब था, या इस वजह से है? तो इसी तरह हम बच्चे जो फेल होते हैं उनका रीज़न देखेंगे, क्या वो पढ़ते नहीं हैं, क्या उनको जो पढ़ाई करते हैं उनको समझ नहीं आती, तो उन इसमें हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है. Theoretical framework is an attempt to integrate all information in a logical manner so that the factors responsible for the problem can be conceptualized and tested. In this step, the critical factor that examined as to their contribution to influence in explaining why the problem occurs and how it can be solved. The network association identified among different factors variables could then be theoretically woven together with justification as to why they might influence the problem under state. तो यहाँ पे हमने लॉजिकली उसकी वजूहात जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है कि हमने जो बच्चे फेल होते हैं तो उनकी वजूहात तो हम पिछले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, या एक्सीडेंट होता है तो उसकी ओवर स्पीडिंग का हमें पता चल गया. यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क करना है कि ये इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इनकी रेशो को कम कर सकते हैं, तो इसको लॉजिकली हमने साबित भी करना है. हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चंस. The formulation of hypothesis, which is a testable statement or number of hypotheses, is the next logical step from the theorized network of association among the factors. Certain testable hypotheses or hypotheses can be generated. In places of hypothesis, one could also go for the formulation a question or question to be researched. For example, is students mass failure due to existing examination. In mass failure due to the existing study pattern of students, one could go for many more questions. तो इसमें हमने हाइपोथेसिस जो है ना रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं कि जो हमने जो रिसर्च की थी उसके रिलेटेड क्वेश्चन कि जो मास फेलियर है ड्यू टू एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, कोई भी एग्जामिनेशन उसके वजह से है, या फिर स्टडी पैटर्न की वजह से हो सकता है, या इस तरह के और भी क्वेश्चन बना सकते हैं. या फिर इसी तरह दूसरी जो एग्जांपल है कि रोड टूटा हुआ था इस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, या फिर जो ओवर स्पीडिंग है उस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं. तो हम ये इस तरह के क्वेश्चंस जो हाइपोथेसिस जो रिसर्च हमने की होगी तो उसके ऊपर हम क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि उनके जवाब भी हम दे सकें. रिसर्च डिज़ाइन. At this stage, the researcher spells out the procedure for data collection with the help of which the formulated hypothesis could be tested or the answers to the questions could be found. The researcher clearly tells whether he will set up an experiment or conduct a survey or follow some other techniques of data collection. He will also tell what tools of data collection will be used and how the data shall be analyzed. यहाँ पे हमने रिसर्च को डिज़ाइन देना होता है कि हमने जो क्वेश्चंस रेज किए थे हमने उनको किस तरह से उनके आंसर्स लेने हैं, उनको टेस्ट करना है, उसके बाद उसके जो है एनालाइज करना है. तो डाटा भी हमने इसमें कलेक्शन करनी होती है, उसको किस तरह से डाटे को कलेक्ट करना है. डाटा कलेक्शन. Once the technique of data collection has been finalized, then the next step is to actual data collection in the field. यहाँ पे हमने रिसर्च डिज़ाइन में डाटा कलेक्शन
का लाहे अमल तैयार किया था। और डाटा कलेक्शन में हमने प्रैक्टिकली डाटा कलेक्ट करना होता है। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, आंसरिंग क्वेश्चंस। Once the data has been collected, then it has to be processed, analyzed and hypothesis tested. The same data is to be used to see the extent to which it is possible to find answer to the research questions. In our example, the data are likely help in identifying the factors for the math failure of students. तो यहाँ पे हमने जो डाटा इकट्ठा किया था उस और जो क्वेश्चंस रेज किए थे, हम इसके क्वेश्चंस के आंसर लेंगे और हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। जो भी हमने क्वेश्चंस दिए थे तो उसकी जिन वजह से बच्चे फेल होते हैं या जिन वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो इनकी वजूहात, इनकी जो आंसर्स हमने दिए थे उनको आंसर्स, उसका डाटा इकट्ठा करने के बाद हम यहाँ पे आंसर्स देंगे। रिपोर्ट राइटिंग इज़ द लास्ट स्टेप विच इज़ एक्सपेक्टेड टू contain information on each one of the steps that was taken for carrying out this research process. On the basis of the results of the study, one could diagnose the forces operating in the student's math failure in our example. This diagnosis will be utilized for making recommendations for the solution of the problem that was in focus. तो हाइपोथेसिस हमने तजर्बा कर लिया, टेस्ट कर लिया, आंसर्स दे दिए, डाटा हर सब कुछ हो गया। अब हम रिपोर्ट लिखेंगे कि ये जो बच्चे फेल होते हैं इनकी ये वजूहात हैं, ये डाटा है और ये हमने इसको एनालाइज किया है और ये हम इसका रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो इसी तरह हम अगर दूसरी एग्जांपल लें, ट्रांसपोर्ट में हमने जो रोड एक्सीडेंट का कहा था, तो उसमें भी हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं कि किन वजूहात की वजह से एक्सीडेंट होते हैं और उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। और स्पीडिंग के लिए हम ब्रेकर्स बना सकते हैं और उसके अलावा रोड्स को अच्छा कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट राइटिंग में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट होता है। आपका फीडबैक हमारे लिए और आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ इसमें कोई खामी देखते हैं या हमें हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियोस लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें। लाइक करते हैं तो शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो। नई वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।